पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि ह्यूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चिल्लाता है, मास्टर के होते तो तुम ये कभी नहीं करते। एल्डेस्ट या सेकंड सीनियर ब्रदर के होते तो भी तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। मैं सिर्फ ये जगह बचाना चाहता हूं ताकि जब सब वापस आए तो उनका घर हो। यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, तू कहां है? जिंदा है या मर गया? क्या तुझे अभी भी 9th समिट याद है? दो लोग कोल्डली हुजी को देखते हैं, फिर लॉन्ग आर्क्स बनाकर आसमान में गायब हो जाते हैं। हुजी अकेला बैठ जाता है, मुंह जमीन पे, आंसू बहते हैं। वो बोलता है, मैं सिर्फ 9th समिट को बचाना चाहता हूं। मास्टर, कहां हो आप? एल्डेस्ट, सेकंड सीनियर ब्रदर, यंगेस्ट जूनियर ब्रदर, क्या तुम सब मुझे याद करते हो? अब आगे ह्यूजी बैठा है। अब शराब पीता नहीं है क्योंकि वो डरता है कि अगर वो नशा करेगा तो उसको अपने मास्टर, अपने बड़े और छोटे सीनियर ब्रदर्स और सबसे छोटे जूनियर ब्रदर की याद आ जाएगी। वो कहता है, मैं नहीं पीता क्योंकि मैं उन्हें याद नहीं करना चाहता। वो यादें मुझे तोड़ देती हैं। हुजी अब ज्यादा सोता भी नहीं है। वो सोचता है, अगर मैं सपने में चला गया तो वापस नहीं आना चाहता क्योंकि वहां पुरानी खुशियां हैं, लेकिन असली दुनिया में सिर्फ तन्हाई है। उसको डर है कि अगर वो सपनों में खो गया तो 9वीं समिट खतरे में पड़ सकती है। अब उसके आसपास कोई भी नहीं है। पहले वो छुप छुप के देखता था, लेकिन अब तो वो बड़ा हो गया है और अब यहां सिर्फ वही बचा है। सिर्फ एक चीज है जो उसको तंग करती है, आसमान में छुपा हुआ हेवन गेट। हुजी कहता है, मुझे हेवन गेट से नफरत है। जब तबाही आई थी, हेवन गेट ने ग्रेट फ्रोजन प्लेन्स को छोड़ दिया था। हम सब डिसाइपल्स को अपने घर से भगा दिया और मुझे नहीं पता कि वो अब जिंदा हैं या नहीं। उसने देखा कैसे पहाड़ गिरते गए। हेवन गेट ने सबको अपने कब्जे में ले लिया और 9वीं समिट बर्फ के पानी में डूबने लगी। उस दिन जब उसके बड़े सीनियर ब्रदर का आइसोलेशन ग्राउंड पानी में डूब गया, हुजी कहता है, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। बस पीछे हटता रहा जब तक मेरा और मेरे छोटे जूनियर ब्रदर का घर भी पानी में डूब गया। अब सिर्फ एक छोटी सी जगह बची है और हुजी अकेला है। वो सालों से स्ट्रगल कर रहा है और उसको लगता है शायद अब ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। हुजी कहता है, अगर हेवन गेट की बैसू को 9वीं समिट से लगाव नहीं होता तो मैं और भी बड़ी मुश्किल में होता। लेकिन बैसू की भी हेवन गेट में ज्यादा चलती नहीं है क्योंकि उसके फादर अब कमजोर हो गए हैं। फिर हुजी को याद आता है एक नाम, सी मा सिन। वो बंदा फ्रीजिंग स्काई केव से निकला था जब ग्लेशियर समुंदर बन गया था। अब वो हेवन गेट का एक पावरफुल वॉरियर है और उसकी वजह से 9वीं समिट की हालत और खराब हो गई है। हुजी अपनी पीठ पर हाथ रख के धीरे से बोलता है, मास्टर, मैं थक गया हूं। बड़े और दूसरे सीनियर ब्रदर ईस्टर्न वेस्टलैंड्स चले गए। छोटे जूनियर ब्रदर, तू कहां है? क्या तुझे पता है हमारा घर लगभग खत्म हो चुका है। फिर वो याद करता है 9वीं समिट के प्रिंसिपल्स। जो कोई भी हमारे समिट का एक पौधा भी नुकसान करे उसको मार दो। जो कोई भी हमारे फॉलोवर को चोट पहुंचाए उसको भी मार दो। जो कोई भी हमारे डिसाइपल को नुकसान पहुंचाए उसकी पूरी ट्राइब के बजर्कर्स को मार दो। हुजी कहता है, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन जब समिट ही नहीं रहा तो क्या हम अब भी उसका हिस्सा हैं? उसकी चीख, उसकी तन्हाई, उसकी मजबूरी, सब उस सुनसान पहाड़ पर गूंज रही है। मर्द आसानी से नहीं रोते, लेकिन जब लिमिट पर पहुंचते हैं तो उनके आंसू दुख से भरे होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, बहुत ही प्यारी और जाने पहचाने सी, हुजी मत रोना। एक हाथ उसके कंधे पर पड़ता है और हुजी झट से मुड़ता है। वो देखता है एक चेहरा जो सिर्फ उसकी यादों में था। हुजी हैरान होकर कहता है, छोटा जूनियर ब्रदर। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। धीरे धीरे वो अपना हाथ उस हाथ पर रखता है जो सू मिंग ने उसके कंधे पर रखा था, फिर जोर से पकड़ लेता है। जैसे ही उसको लगता है कि यह सच है, हुजी चिल्लाता है, अब आ रहा है तू? सिर्फ 9वीं समिट का पीक बचा है, पता है तुझे? बड़े सीनियर ब्रदर मास्टर को ढूंढने ईस्टर्न वेस्टलैंड्स चले गए। दूसरे सीनियर ब्रदर भी चला गया क्योंकि वो चिंता कर रहा था। मैं भी जाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। बोला, 9वीं समिट की रक्षा कर, यहां रुक और छोटे जूनियर ब्रदर का इंतजार कर ताकि उसको लगे कि घर अभी भी है। हुजी चिल्लाता है, 20 साल हो गए, 20 साल तू गायब था और अब आ रहा है। तुझे पता है मास्टर कितनी बार लैंड ऑफ शामन्स की तरफ देखता था? कितनी बार उसने ठंडी सांस भरी? दूसरे सीनियर ब्रदर ने तेरा केव अबोर्ड संभाला, उसको वैसा ही रखा जैसे तू छोड़ के गया था। उसने वहां फूल उगाए ताकि तू आराम से ट्रेनिंग कर सके। हुजी गुस्से में खड़ा हो जाता है, सूमिंग पर चिल्लाता है जैसे कोई इंसान अपना दुख बहुत समय बाद घर वालों के सामने निकालता है। सूमिंग चुप रहता है, उसका चेहरा दुख से भरा है। वो हुजी की बातें सुनता है तब तक जब तक हुजी उसको जोर से गले नहीं लगाता। हुजी रोते हुए कहता है, छोटे जूनियर ब्रदर, मुझे तेरी बहुत याद आई।
बड़े और दूसरे सीनियर ब्रदर को भी। मास्टर तो और भी बूढ़ा लगने लगा था, पता है? वो तुझे ढूंढने गया था, लेकिन तुझे नहीं ढूंढ पाया। तू गया कहां था? अभी क्यों आया है? उसकी आवाज धीरे हो जाती है और आखिर में सिर्फ एक ही लाइन गूंजती है, तू अभी क्यों आया? सुमिंग प्यार से कहता है, थर्ड सीनियर ब्रदर, मैं वापस आ गया हूं। उसकी भी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। हु जी अब पूरी तरह थक चुका है। उसका शरीर सुमिंग पर ढीला हो जाता है। सालों से अकेला, बिना नींद के, बिना पिए 9वीं समिट की रक्षा करता रहा। अब जैसे ही सुमिंग को देखता है, उसको सुकून मिलता है। वो सो जाता है सुमिंग की बाहों में और उसकी जोर जोर की खर्राटे गूंजने लगती हैं। सुमिंग उसको गले लगाए रखता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यही है उसका सीनियर ब्रदर, जो उसके लिए सब कुछ कर सकता है और जिसके लिए सुमिंग भी अपनी जान दे सकता है। हुजी थोड़ा सिंपल है, लेकिन बेवकूफ नहीं। उसके कुछ अजीब शौक हैं, लेकिन दिल का सच्चा है। उसका गुस्सा खराब है, लेकिन जब बात जूनियर ब्रदर की आती है तो वो सबसे आगे खड़ा होता है। वो हमेशा मानता है कि सीनियर ब्रदर होने के नाते उसको जूनियर ब्रदर की रक्षा करनी है। वैसा ही वो दूसरे सीनियर ब्रदर के पीछे भी खड़ा होता है, क्योंकि उसको भरोसा है कि दूसरा सीनियर ब्रदर भी उसकी रक्षा करेगा। यही है 9वीं समिट की असली ताकत। सुमिंग सोचता है, सीनियर ब्रदर, मैं आ गया हूं। अब तुम्हें अकेले 9वीं समिट की रक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं सबको बताऊंगा कि 9वीं समिट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। उसकी आंखों में एक तेज किलिंग इंटेंट चमक उठी है, जो स्कावर सीव आइलैंड वाले वक्त से भी ज्यादा था। इस बार वो अपने मास्टर, अपने सीनियर ब्रदर्स, अपने घर के लिए लड़ने वाला है। सुमिंग कहता है, मैं सबको 9वीं समिट के प्रिंसिपल्स याद दिलाऊंगा। फिर वो हुजी को उठा के मास्टर के केव अबोर्ड में ले जाता है। उसको जमीन पर लिटाता है, अपना हाथ उसके माथे पर रखता है और एक गर्म ऑरा भेजता है ताकि हुजी की सालों की थकान दूर हो सके। अब हुजी आराम से सो रहा है। उसके होठों पर मुस्कान है, जैसे सपने में कोई खुशी मिल गई हो। सुमिंग चुपचाप उसको देखता है। उसकी पीठ पर खून के पुराने दाग देखकर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो धीरे से हुजी की रोब उठाता है और देखता है कि उसकी पीठ पर पुराने जख्म हैं, जो अभी भी भर नहीं पाए हैं। जैसे ही सुमिंग ये देखता है, पूरे केव अबोर्ड में एक ठंडी हवा चल पड़ती है और उसकी आंखों में एक भयानक किलिंग इंटेंट चमक उठती है। सुमिंग चुप है। उसकी आंखों में गुस्सा है, लेकिन चेहरे पर एक अजीब शांति। वो हुजी की पीठ पर पड़े जख्मों को देखकर सोचता है, जितना दर्द हुजी ने सहा है, मैं उन लोगों को उससे भी लाख गुना ज्यादा दुख दिलाऊंगा। उसका गुस्सा अब इतना गहरा हो चुका है कि अगर वो फटेगा तो पूरी दुनिया जल उठेगी। फिर सुमिंग मुड़ता है, अपने मास्टर के केव अबोर्ड की तरफ देखता है। वो हर कोने में जाता है, लेकिन सब कुछ खाली है। सिर्फ कुछ ही चीजें बची हैं, बाकी सब गायब हो चुकी हैं। सुमिंग के दिल में दर्द उठता है। वो चुपचाप बाहर आता है और दूर तक शामन्स की जमीन की तरफ देखता है, जहां उसके मास्टर अक्सर उदास होकर देखा करते थे। सुमिंग आंखें बंद करता है, धीरे से बोलता है, मास्टर। बहुत देर तक चुप रहता है, फिर आंखें खोलता है और पहाड़ों के रास्ते से नीचे उतरता है। उसके सामने समुंदर का पानी लहराता हुआ नजर आता है, लेकिन सुमिंग नहीं रुकता। वो सीधा समुंदर के अंदर चला जाता है और वहां उसको मिलता है पूरा का पूरा 9th समिट, जो अब पानी के नीचे डूबा हुआ है। सुमिंग के चेहरे पर गम है, लेकिन वो चलता रहता है, सीधी उन सीढ़ियों तक जो पहले पौधों से ढकी रहती थीं। अब वो सीढ़ियां एकदम साफ हैं, क्योंकि हुजी रोज आकर उनको साफ करता था। सुमिंग के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसको लगता है जैसे उसका सेकंड सीनियर ब्रदर अभी भी वहां खड़ा है, सूरज की रोशनी में मुस्कुराता हुआ। सुमिंग और आगे बढ़ता है, हुजी का केव अबोर्ड क्रॉस करता है, सेकंड सीनियर ब्रदर के घर तक जाता है। घर एकदम साफ है, लेकिन पानी में डूबा हुआ और हर्बल गार्डन बर्बाद हो चुका है। उसको अपने सेकंड सीनियर ब्रदर की मुस्कुराहट, उसका फैंटम होने का राज सब याद आता है। सुमिंग चुप होकर वहां खड़ा रहता है। शायद उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, लेकिन वो समुंदर के पानी में मिल गए। सेकंड सीनियर ब्रदर, वो धीरे से बोलता है। फिर सुमिंग 9th समिट के बेस पर जाता है, जहां उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर का आइसोलेशन ग्राउंड था। वो कर्स्ड केव अब पानी में डूब चुकी है। सुमिंग को अपने बड़े भाई की आवाज याद आती है। वो हमेशा कम बोलते थे, लेकिन अपने छोटे भाइयों और मास्टर से बहुत प्यार करते थे। सुमिंग हर जगह घूमता है, हर पत्थर, हर कोना, सब कुछ उसकी यादों से भरा हुआ है। फिर वो अपने खुद के केव अबोर्ड तक पहुंचता है, वहां की प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है और उन सूखे पौधों को देखता है जो सेकंड सीनियर ब्रदर ने उसके लिए उगाए थे। समुंदर के नीचे 9th समिट की उस प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा सुमिंग दूर तक देखता है। उसकी आंखों में तो बस गंदा पानी है, लेकिन उसके दिल में पुराना बर्फ से ढका हुआ 9th समिट है। वो सोचता है, ये माउंटेन कभी नहीं पिघलेगा, कभी नहीं। सुमिंग आंखें बंद करता है
उसके दिल को सुकून मिलता है। लेकिन अब न मास्टर की चीख है, न एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर की डिवाइन सेंस, न सेकंड सीनियर ब्रदर की मुस्कुराहट। सब कुछ बदल गया है। वो सोचता है, क्या ये अब भी 9th समिट है? फिर वो धीरे से बोलता है, यही है 9th समिट, यही है मेरा घर, लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग में। समुंदर के बीच अकेला बैठा सू मिंग, उसकी तन्हाई, उसकी यादें, सब कुछ उस जगह को खास बना देते हैं। सोचो, कौन सी ऐसी याद है, कौन सी ऐसी चाहत है जो किसी को इतनी मुश्किलें झेलने पर मजबूर कर देती है? कौन सी चाहत है जो किसी को समुंदर के नीचे पुरानी यादों को ढूंढने पर मजबूर कर देती है? सू मिंग बोलता है, मास्टर, मैं वापस आ गया हूं, मैं अपने घर 9th समिट लौट आया हूं। वो वहां बैठ जाता है, दिन पर दिन, शांत, बस इंतजार करता है। तीसरे दिन सू मिंग आंखें खोलता है, ऊपर समुंदर की सतह की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक तेज किलिंग इंटेंट चमक उठती है जो आसमान तक पहुंच जाती है। वो खड़ा होता है, वापस सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर पहाड़ के पीक पर आता है। वहां हुजी के खर्राटे अभी भी गूंज रहे हैं। सू मिंग के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, पहली बार जब से वो 9th समिट में वापस आया है। वो कहता है, सीनियर ब्रदर हुजी, आराम कर, अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा। सू मिंग अपने मास्टर के केव अबोर्ड के बाहर बैठ जाता है, क्रॉस लेगेड। समुंदर की हवा उसके बाल उड़ा रही है, उसकी रोब्स फड़फड़ा रही हैं और उसका चेहरा अब एकदम ठंडा, एकदम शांत हो गया है। उसके पास बॉल्ड क्रेन भी बैठा है जो सील की वजह से कहीं नहीं जा सकता। वो अपने दिल में गुस्सा करता है, लेकिन जब वो सू मिंग के अंदर की किलिंग इंटेंट देखता है तो उसकी रूह कांप उठती है। क्रेन को लगता है ये तो स्कावर सीव आइलैंड से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। सू मिंग के आसपास की हवा भी उसकी डिवाइन एबिलिटीज से जम रही है। उसकी स्टोरेज बैग से एक छोटा सा स्नेक निकल आता है, सू मिंग के कंधे पर लेट जाता है और वो भी गुस्से से आसमान की तरफ देख रहा है। समय धीरे धीरे बीतता है। 2 घंटे बाद आसमान में अचानक डिस्टॉर्शंस आती हैं और वहां से 2 लंबी आर्क्स निकलकर सीधा 9th समिट की तरफ आती हैं। अभी वो लोग पास भी नहीं पहुंचे थे कि एक ठंडी कठोर आवाज हवा में गूंजती है, समय हो गया, ऑफरिंग्स ले आओ और हमारे साथ सर सीमा से मिलने चलो। जब तुम 9 पनिशमेंट लैशेस ले लोगे तब तुम्हारा 9th समिट एक और महीने के लिए सुरक्षित रहेगा। सू मिंग आंखें खोलता है, सिर उठाकर आसमान की तरफ देखता है। बेदो हेवन गेट के डिसाइपल्स आसमान से सीधा नीचे आ रहे हैं। उनकी आंखों में घमंड है, चाल में अकड़, लेकिन सू मिंग एकदम शांत, एकदम ठंडा बैठा है। मगर दोस्तों, यही उसकी शांति सबसे खतरनाक चीज है। सू मिंग के चेहरे पर जो सुकून है वो किसी भी खूनी रेत से ज्यादा भयानक है। जैसे ही दोनों डिसाइपल्स नजदीक आते हैं, एक बंदा देखता है कि यहां हुजी नहीं, कोई और बैठा है। उसको लगता है यह चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। दूसरा भी सू मिंग को देखता है। दोनों हवा में रुक जाते हैं और नीचे के माउंटेन को ठंडी नजर से देखते हैं। एक डिसाइपल बोलता है, तू कौन? लेकिन उसकी बात अधूरी ही रह जाती है क्योंकि सू मिंग सिर उठाकर आंखें खोलता है। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक, ऐसी गहराई है जैसे किसी एबिस से आ रही हो। जैसे ही सू मिंग उसको देखता है, हेवन गेट का डिसाइपल सोचता है, मेरे दिमाग में धमाका हो रहा है। उसके शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। उसको लगता है जैसे बिजली उसके अंदर दौड़ गई हो। सू मिंग की आंखों से निकली हुई रेज उसके दिमाग तक चली जाती है और उसका पूरा स्पिरिट हिल जाता है। क्रैकिंग साउंड्स आने लगते हैं, जैसे उसका शरीर सू मिंग की विल को झेल नहीं पा रहा। उसकी आंखों से खून बहने लगता है। वो पीछे हटता है, खून थूकता है। उसके कान, नाक, मुंह से भी खून निकलने लगता है। वो चीखता है, उसका स्पिरिट टूट जाता है और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है, सिर्फ सू मिंग की आंखों की रेज से। एक धमाके के साथ वो डिसाइपल सीधा समुंदर में गिरता है, लेकिन उसके गिरने से पहले एक ब्लैक शैडो, हमारा बॉल्ड क्रेन, एकदम तेज आता है। उसकी आंखों में चमक है और वो उसकी स्टोरेज बैग चुरा लेता है। साथ ही कुछ चमकदार बटन्स भी उसके कपड़ों से निकाल लेता है। बॉल्ड क्रेन सोचता है, वाह भाई वाह, कितना माल मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो अमीर हो जाऊंगा। अब उसकी नजर दूसरे डिसाइपल पर है। उसको भी लूटने का मौका देख रहा है। दूसरा हेवन गेट डिसाइपल ये सब देखकर कांप उठता है। उसका एरोगेंस, उसका एटीट्यूड सब हवा हो जाता है। वो चिल्लाता है, डर के मारे पीछे हटता है और सोचता है, बस मुझे भागना है, हेवन गेट वापस जाना है। लेकिन सू मिंग धीरे से बोलता है, जो कोई भी 9th समिट के एक पौधे को भी नुकसान पहुंचाए उसको मार दो। जो कोई भी एक फॉलोअर को चोट पहुंचाए उसको भी मार दो। और जो कोई भी एक डिसाइपल को नुकसान पहुंचाए उसकी पूरी ट्राइब के बजर्कर्स को मार दो। सू मिंग खड़ा होता है, एक कदम आसमान की तरफ बढ़ाता है और तुरंत हवा में आ जाता है।
वो कहता है, 9th समिट ने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है 9th समिट की रक्षा करने की। तुम सब हेवन गेट वाले, तुमने मेरे सीनियर ब्रदर को दुख दिया है, अब मैं तुम सबको खत्म करूंगा। सू मिंग की आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठती है। वो एक और कदम बढ़ाता है और सीधा भागते हुए डिसाइपल के सामने आ जाता है। वो बंदा इतना डर गया है कि उसकी रूह तक कांप रही है। वो घुटनों पर गिर जाता है, जिंदगी की भीख मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सू मिंग का राइट हैंड उसके माथे पर जाता है और एक क्रैक उसके सिर के बीच से निकलता है। उसका आधा सिर कटकर समुंदर में गिर जाता है। वही सीन दोबारा, बॉल्ड क्रेन फिर से आता है, स्टोरेज बैग और कुछ बटन्स ले जाता है और सोचता है, मैं तो सच में अमीर हो जाऊंगा, ये बरसरकर लड़का और मार दे तो मजा आ जाए। उस हेवन गेट डिसाइपल की बॉडी समुंदर में डूब जाती है। मरने से पहले उसको याद आता है, अरे ये तो सू मिंग है, 9th समिट का छोटा डिसाइपल जो 20 साल से गायब था। लेकिन तब तक उसकी दुनिया अंधेरी हो जाती है। हुजी अभी भी जोर जोर से खर्राटे मार रहा है, पूरी तरह थक चुका है। सू मिंग की मदद से अब वो आराम से सो रहा है जब तक उसका शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। सू मिंग हवा में खड़ा है। ये सब कुछ उसने प्लान किया था। वो हेवन गेट के डिसाइपल्स का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी डिवाइन सेंस से आसमान को स्कैन किया था, लेकिन कोई रून नहीं मिला था। जैसे ही आसमान में डिस्टॉर्शन आई, वो समझ गया कि एक छोटा सा डॉट है, डायमेंशनल रेल्म लोकस। अब सू मिंग तीसरा कदम बढ़ाता है और तुरंत उस डायमेंशनल रेल्म लोकस में घुस जाता है। अचानक सब कुछ ब्लर हो जाता है, लेकिन सू मिंग अपनी डिवाइन सेंस से सब कुछ महसूस कर रहा है। जब उसकी नजर साफ होती है तो वो खुद को एक जायंट रून पर खड़ा पाता है। बाहर 9 बड़े स्टोन पिलर्स हैं, जिन पर अजीबोगरीब क्रीचर्स की कार्विंग्स हैं। हर पिलर पर एक बंदा क्रॉस लेगेड बैठा है। आसमान एकदम ब्लू है, लेकिन कोई धूप नहीं, फिर भी रोशनी है। दूर दूर तक पहाड़ हैं, सफेद बादल हैं, उनमें से लॉन्ग आर्क्स गुजर रहे हैं। चिड़िया चहचहा रही हैं, फूलों की खुशबू है। स्पिरिचुअल ऑरा इतनी गहरी है कि लगता है ये कोई स्वर्ग है। 9 बड़े स्टोन्स हवा में तैर रहे हैं, कोन शेप में। उनके ऊपर अलग अलग तरह के पैलेसेस बने हैं। ये 9 लोग सबसे सुप्रीम बीइंग्स लगते हैं, सबसे ऊपर, और क्लाउड्स के बीच उनके पैलेस के आसपास लॉन्ग आर्क्स घूम रहे हैं। नीचे एक लंबी नदी बह रही है, उसकी आवाज के साथ लड़कियों की हंसने की आवाज भी आ रही है। कभी कभी कुछ सुंदर बर्ड्स भी उड़ते हैं, जो बिल्कुल पेट्स जैसे लगते हैं। आसमान एकदम साफ, एकदम ब्लू, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग। जो भी देखे वो यहां की खूबसूरती में खो जाए। उन 9 फ्लोटिंग पैलेसेस के बीच एक पहाड़ है जो क्लाउड्स तक पहुंचता है। उस पर एक बड़ा स्टोन प्लेट लगा है जिसमें 4 गोल्डन वर्ड्स चमक रहे हैं, फ्रीजिंग स्काई हेवन गेट। यही है फ्रीजिंग स्काई क्लैन का हेवन गेट। सू मिंग पहली बार यहां आया है, लेकिन अब अपनी एक्सपीरियंसेस से वो समझ गया है कि ये एक फ्रैगमेंटेड डायमेंशन है। ये साउथ मॉर्निंग का हिस्सा नहीं है, अपनी अलग ही दुनिया है जो शायद खुद बनी हो या किसी ने ढूंढ निकाली हो। जैसे ही सू मिंग यहां कदम रखता है, उसके शरीर से एक हल्का सा डेथ ओरा निकलता है, जो ब्लैक स्मोक बनकर आसमान में उठता है, जैसे किसी ने सफेद कागज पर स्याही गिरा दी हो। सू मिंग तुरंत अपनी डिवाइन सेंस फैलाता है, पूरे हेवन गेट को सेंस करता है। उसके शरीर से डेथ ओरा निकलकर काले फॉग की तरह आसमान में उठता है, एकदम भयानक। उसकी जवानी वाले चेहरे पर हल्की सिलवटें आ जाती हैं, जैसे वो एक पल में जवान से मिडिल एज्ड हो गया हो। जो 9 लोग स्टोन पिलर्स पर ध्यान लगाकर बैठे थे, सब एक साथ आंखें खोलते हैं और शॉक हो जाते हैं। उनकी नजर तुरंत सू मिंग पर पड़ती है और सब झट से खड़े हो जाते हैं। एक चिल्लाता है, तू कौन है? हेवन गेट में घुसकर मौत मांग रहा है। सू मिंग सिर उठाता है, उनकी आंखों में आंखें डालता है। 3 लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं और उनकी डिवाइन एबिलिटीज हवा में चमक उठती हैं। अलग अलग रंगों की रोशनी सू मिंग को घेर लेती है, लेकिन सू मिंग एकदम शांत है। उसकी आंखों में बस किलिंग इंटेंट है। वो एक कदम आगे बढ़ता है और तुरंत एक आदमी के सामने आ जाता है। जैसे ही वो उसके पास से गुजरता है, उसके माथे पर उंगली से टैप करता है। बंदा वहीं का वहीं कांपने लगता है, उसका सिर धमाके से फट जाता है। सू मिंग हवा में उठ जाता है, पीछे काला फॉग, ऊपर काला फॉग, जैसे कोई एपोकलिप्स आ गया हो। सू मिंग जोर से बोलता है, मैं 9th समिट का डिसाइपल सू मिंग आया हूं तुम सबसे एक सवाल पूछने। क्या तुम्हें पता है 9th समिट का ब्लड प्रिंसिपल क्या है? उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजती है, पूरे हेवन गेट में गूंज उठती है। तुमने मेरे मास्टर की चीजें चुराई, मेरे सीनियर ब्रदर को टॉर्चर किया और 9th समिट को धमकी दी। आज मैं सू मिंग अपने मास्टर, बड़े और दूसरे सीनियर ब्रदर की तरफ से हेवन गेट से बदला लूंगा। उसकी आखिरी लाइन हवा में धमाके की तरह फटती है। बाकी 8 लोग गुस्से में दौड़ पड़ते हैं, लेकिन सू मिंग अपना हाथ नीचे की तरफ घुमाता है। जमीन कांप उठती है।
वो 8 लोग बोन सैक्रिफाइस रेल्म के बर्जर्कर्स हैं, लेकिन एक पल में उनके शरीर फ्रीज हो जाते हैं। उनकी बोन्स धमाके से फट जाती हैं। सू मिंग अपना हाथ बंद करता है और उनकी लाइफ फोर्स की सफेद धुआं एक बॉल बनकर उसके हाथ में आ जाती है। लेकिन सू मिंग इसे अब्सॉर्ब नहीं करता, क्योंकि उसे पता है ये उसके शरीर को अनस्टेबल बना देगी। अब हेवन गेट का पूरा महल कांप उठता है। हर तरफ से लॉन्ग आर्क्स आसमान में उठकर उसकी तरफ आ रहे हैं। 9 फ्लोटिंग पैलेसेस से भी लोग उड़ते हुए आ रहे हैं। पूरा आसमान उनकी चीखों से गूंज रहा है, मार दो सबको जो हेवन गेट में घुस आए। तू कैसे हिम्मत करता है फ्रीजिंग स्काई हेवन गेट में घुसने की? 9th समिट? सू मिंग? अब सू मिंग देखता है कि इनमें से कमजोर लोग अवेकनिंग रेल्म के लेट स्टेज में हैं, ज्यादा बोन सैक्रिफाइस रेल्म में, और 3 लोग तो बर्जर्कर सोल रेल्म के हैं। सब उसकी तरफ आ रहे हैं गुस्से में। सू मिंग एकदम शांत अपने हाथ में लाइफ फोर्स की बॉल देखता है, अपनी डिवाइन सेंस पूरी तरह फैलाता है। उसके पीछे नेसेंट डिविनिटी का शैडो आ जाता है। वो हाथ से सील बनाता है और एक पल में 9 अलग अलग सील्स बनाकर एक बड़ी सील बना देता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें नाइट के क्रिम्सन आइज देता हूं। जैसे ही वो हाथ हिलाता है, काले फॉग में 2 लाल चमकती आंखें उभर आती हैं। एकदम ताकतवर प्रेशर पूरे आसमान को घेर लेता है। सब लोग हवा में फ्रीज हो जाते हैं। फिर सू मिंग बोलता है, मैं तुम्हें स्काई के वायलेट लिप्स देता हूं। उसका नेसेंट डिविनिटी फिर सील बनाता है और जमीन में तेज स्ट्रीमर्स आते हैं। यह जगह वैसे भी फ्रैगमेंटेड डायमेंशन है, तो जमीन टूटती नहीं, लेकिन रिपल्स की तरह गूंज उठती है। रोशनी की किरणें निकलती हैं और एक पल में जमीन गायब हो जाती है। अब नीचे भी आसमान ही आसमान है। यह सीलिंग आर्ट है जो सू मिंग ने होंग लुओ से सीखी थी। इस डिवाइन एबिलिटी से वो सबको, जो बर्जर्कर सोल रेल्म से कम है, एक पल में सील कर सकता है। अब आसमान में करीब 1000 लोग फ्रीज हो चुके हैं। सब उसको देख रहे हैं, डर के मारे सफेद पड़ गए हैं। 3 बर्जर्कर सोल रेल्म वाले अभी भी हिल सकते हैं, लेकिन उनके दिल में भी सुनामी जैसा डर है। वो पीछे हटते हैं, आगे नहीं बढ़ते। सू मिंग एक कदम आगे बढ़ता है हवा में, लेकिन उन तीनों को लगता है जैसे उनके दिल पर किसी ने पैर रख दिया हो। वो फ्रीज हो जाते हैं और ये छोटा सा पॉज उनकी मौत बन जाता है। सू मिंग तुरंत एक के सामने आ जाता है, उसके सीने पर घूंसा मारता है। बंदा खून थूकता है, पीछे गिरता है, चीखता है। सू मिंग दूसरा घूंसा मारता है, बंदा पूरा खून की फॉग बनकर फट जाता है। उसके गले में एक बोन नेकलेस था। सू मिंग तुरंत वो नेकलेस निकाल लेता है। ये उसके मास्टर तियन सेजी की पर्सनल चीज थी। अब सू मिंग दोनों बचे हुए बर्जर्कर्स की तरफ देखता है। वो दोनों भागने लगते हैं। एक चिल्लाता है, मास्टर बचाओ। तभी आसमान में तीसरे फ्लोटिंग पैलेस से एक आवाज आती है, सर आप 9th समिट के डिसाइपल हैं। आप तो हमारे लिए हेवन गेट में परिवार जैसे हैं। जैसे ही तीसरे पैलेस से आवाज आती है, सू मिंग ठंडी हंसी हंसता है और एक पल में उस बर्जर्कर के पास आ जाता है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। सू मिंग अपना राइट हैंड आगे बढ़ाता है, लेकिन वो बंदा डर के मारे अपनी कल्टीवेशन बेस जलाकर खुद को उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन सू मिंग का हाथ वायलेट लाइट से चमक उठता है। उसके हाथ पर वायलेट आर्मर आ जाता है। वो सीधा उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की आग को छेड़ता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है। सू मिंग ठंडे अंदाज में बोलता है, हम परिवार नहीं हैं। फिर जोर से पकड़ बढ़ाता है और एक धमाके के साथ वो पावरफुल बर्जर्कर सिर्फ मांस और खून का ढेर बन जाता है। उसकी लाश गिरती है, लेकिन एक सफेद ब्रेसलेट उसकी बॉडी से निकलकर सू मिंग के हाथ में आ जाता है। सू मिंग सोचता है, ये तो मास्टर के केव अबोर्ड में था। अब उसका गुस्सा और भड़क उठता है। वो अब आखिरी बचे बर्जर्कर सोल रेल्म के एल्डर की तरफ देखता है, जो पहले पैलेस के पास पहुंच चुका है। सू मिंग कदम बढ़ाता है, लेकिन तभी तीसरे पैलेस से एक बूढ़ा आदमी सफेद रोब में बाहर निकलता है। उसकी आंखों में मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। वो सू मिंग को पहचान चुका है। वो बूढ़ा बोलता है, सू मिंग तू 9th समिट का डिसाइपल है, पर यह सब क्यों? तू आज स्ट्रांग है, लेकिन मत भूल जब तू कमजोर था तो किसने तुझे जगह दी थी? फ्रीजिंग स्काई क्लैन ने, हेवन गेट ने। सू मिंग उसकी बात काटकर बोलता है, 9th समिट ने मुझे जगह दी थी। और फिर वो तुरंत भागते हुए एल्डर के पास पहुंच जाता है। उस एल्डर के चेहरे पर शॉक और डिस्पेयर है। तभी पहले पैलेस का दरवाजा जोर से खुलता है और एक डार्क लाइट बाहर निकलती है, जिसमें एक छोटा कॉल्ड्रन है। वो कॉल्ड्रन सू मिंग पर अटैक करता है, लेकिन सू मिंग अपना मेडिसिनल कॉल्ड्रन निकालता है। दोनों कॉल्ड्रन्स टकराते हैं, धमाका होता है। सू मिंग एक और कदम आगे बढ़ाता है और अब वो पहले पैलेस के प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। एल्डर की बॉडी कांप रही है। वो खून थूकता है और उसके मुंह से एक छोटा स्नेक निकलता है। यह है सू मिंग का कैंडल ड्रैगन। उसकी आंखें एकदम ठंडी। सब कुछ उसके लिए सिर्फ खाना है, सिर्फ सू मिंग के लिए ही उसमें प्यार है। अब पहले पैलेस से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। उसके हाथ में ड्रैगन हेड वाली छड़ी है। वो छड़ी जमीन पर मारती है। ड्रैगन हेड जिंदा हो जाता है, गरजता है सू मिंग पर।
बूढ़ी औरत अपना लेफ्ट हैंड उठाती है, उसमें एक रिंग है, सूमिंग के मास्टर की रिंग। वो अपनी जुबान काटकर रिंग पर खून थूकती है। रिंग से ब्लैक फॉग निकलकर एक बड़ा हाथ बन जाता है जो सूमिंग को पकड़ने आता है। तीसरे पैलेस का बूढ़ा भी अब अटैक करता है। उसका हाथ उठता है, हवा में बिजली की चमक के साथ एक बड़ी सोड निकलती है। पूरा आसमान लाइटनिंग लेक बन जाता है और वो सोड सूमिंग की तरफ आती है। दूसरे पैलेस से एक सांस निकलती है और एक लाल फॉग में घिरा हुआ आदमी सामने आता है। वो भी सूमिंग पर अटैक करता है। ये तीनों की कल्टीवेशन बर्सर्कर सोल रियल्म के मिडिल स्टेज के आसपास है, लेकिन सूमिंग के लिए ये अभी भी कमजोर हैं। सूमिंग बोलता है, यही है हेवन गेट के लॉर्ड्स का स्टैंडर्ड, तुम कुछ भी नहीं हो। अब सूमिंग के शरीर से वायलेट थ्रेड्स निकलते हैं। उसके आसपास घूमकर अंडरटेकर्स ऑफ इविल आर्मर बन जाता है। उसका राइट हैंड उठता है और अंडरटेकर्स ऑफ इविल स्पीयर निकलता है। एकदम खूनी ओरा, ब्लड थर्स्टी स्पिरिट्स सब उस स्पीयर के आसपास चीख रहे हैं। जैसे ही तीनों क्लोज आते हैं, सूमिंग वायोलेट शैडो बन जाता है। डेथ ओरा, काला फॉग, लाल आंखें सब मिलकर एक भयानक सीन बना देते हैं। एक जोर का धमाका होता है। बूढ़ी औरत खून थूक कर पीछे गिरती है। उसके चेहरे पर शौक है। वो सोचती है, ये तो बर्सर्कर सोल रियल्म के लेटर स्टेज का है। बूढ़ा भी पीछे गिरता है। उसकी आंख, कान, नाक, मुंह से खून निकलता है। लाल फॉग वाला आदमी भी पीछे गिरता है, लेकिन वो फिर से स्टैच्यू बन जाता है। सूमिंग उसको देखकर सोचता है, ये तो ज़ीचे है। ज़ीचे जो पहले बोन सैक्रिफाइस भी नहीं था, अब मिडिल स्टेज बर्सर्कर सोल रियल्म का बन गया है, लेकिन उसका शरीर अब इंसान का नहीं बल्कि स्टैच्यू का है, बिल्कुल गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की स्टैच्यू जैसे। तभी पूरे आसपास की पैलेसेस टूटकर मिट्टी हो जाती हैं और पता चलता है बाकी पैलेसेस में कोई था ही नहीं। हेवन गेट के डिसाइपल्स भी शॉक में हैं, सब कंफ्यूज्ड हैं। ज़ीचे अचानक चिल्लाता है, मास्टर भाग जाओ, ये जगह। लेकिन उसकी आंखों से लाल थ्रेड्स निकलकर वापस घुस जाते हैं और उसकी आंखों में फिर से किलिंग इंटेंट आ जाता है। तभी आसमान से एक डार्क सॉफ्ट वॉइस आती है, जब आ ही गए हो तो इतनी जल्दी क्यों जाओगे? सूमिंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं निंथ लेयर पर। मुझे उम्मीद है तुम ऊपर आओगे और मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। आसमान में एक बड़ा वोर्टेक्स खुल जाता है और एक जमीन का टुकड़ा दिखने लगता है। वो आवाज बोलती है, वैसे बैसू भी यही है, और अगर तुमने मुझे 1 घंटे के अंदर नहीं मारा तो तुम्हारा वो सीनियर ब्रदर हुजी, उसका भी हाल ज़ीचे जैसा हो जाएगा। और हां, तुम्हारा एक पुराना दोस्त भी यही है, वो भी तुमसे लड़ने के लिए तरस रहा है। सूमिंग, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगा। जितना दर्द मुझे हुआ था उससे 1000 गुना ज्यादा तुम्हें दूंगा। मैं ही असली गॉड ऑफ बर्सर्कर्स हूं। यह है सीमा शिन की आवाज, जो अब एकदम ठंडी, भयानक और नफरत से भरी हुई है। एक ऐसी नफरत जो कभी खत्म नहीं हो सकती। जैसे ही यह आवाज आती है, हेवन गेट का एग्जिट रूम भी टूटकर बिखर जाता है। इसी वक्त बाहर 9th समिट पर सोया हुआ हुजी भी नहीं जानता कि उसकी पीठ के जख्म फिर से फट गए हैं और उनमें से लाल थ्रेड्स अंदर बाहर जा रहे हैं, और यह सब सूमिंग नोटिस नहीं कर पाया था। सीमा शिन की आवाज गूंजती है, गेम शुरू हो गया है सूमिंग, मैं बहुत इंतजार कर रहा हूं। सूमिंग आसमान में बने वॉर्टेक्स को ठंडी नजर से घूर रहा है, जहां सीमा शिन की जहरीली डरावनी आवाज गूंज रही है। सीमा शिन बार बार सूमिंग की कमजोरियों पर वार करता है, पहले ज़ीचे, फिर बैसू, अब हुजी की जान का खतरा और ऊपर से 1 घंटे की टाइम लिमिट। सीमा शिन को इस खेल में मजा आ रहा है। वो चाहता है सूमिंग गुस्से में अपना आपा खो दे और उसके ट्रैप में फंस जाए, लेकिन सूमिंग एकदम शांत है। उसकी आंखों में सिर्फ मौत का सुकून है। वो वॉर्टेक्स की तरफ उड़ता है, तभी ज़ीचे, बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत तीनों एक साथ सूमिंग पर हमला कर देते हैं। सीमा शिन की आवाज गूंजती है, सूमिंग, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं निंथ लेयर में। सूमिंग इन तीनों को पूरी तरह इग्नोर करता है और अपना अंडरटेकर्स ऑफ इविल स्पीयर सीधा वॉर्टेक्स में फेंक देता है। वो वायलेट स्पीयर आसमान में ड्रैगन की तरह घूमता है और वॉर्टेक्स को फाड़ देता है। एक जोर का धमाका होता है, वॉर्टेक्स बिखर जाता है और आसमान में एक बड़ा सा होल खुल जाता है, जिसके पीछे है हेवन गेट की 2nd लेयर। अब ब्लैक फॉग भी उस होल में घुसने लगता है। एक नया वॉर्टेक्स बन जाता है, लेकिन इस बार सूमिंग ने उसे बनाया है। सीमा शिन की आवाज कट जाती है। सूमिंग के एक्शंस ने उसे एक करारा जवाब दे दिया। सूमिंग कहता है, मैंने जिंदगी में बहुत लोग मारे हैं और आज और भी मरेंगे, उनमें से एक तू होगा। अब तीनों, ज़ीचे, बूढ़ा और बूढ़ी, एक साथ सूमिंग पर टूट पड़ते हैं। ज़ीचे लाल फॉग बनकर सब कुछ निगलने लगता है। बूढ़ा आदमी 2 गॉड ऑफ बर्सर्कर्स की स्टैच्यूज निकालता है। एक के हाथ में वाज है, दूसरी असली लगती है।
बूढ़ी औरत के बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं और वो बाल हजारों स्ट्रैंड्स में बदलकर सू मिंग की तरफ आते हैं। सू मिंग एक कदम आगे बढ़ता है। उसके शरीर पर हान माउंटेन बेल चमक उठती है जो बालों के अटैक को रोक लेता है। सू मिंग एक पल में बूढ़ी के सामने आ जाता है। बूढ़ी चीख कर पीछे हटती है, लेकिन सू मिंग अपना राइट हैंड हिलाता है। उसकी डिवाइन एबिलिटी से बूढ़ी फ्रीज हो जाती है। उसके शरीर में क्रैक्स आ जाते हैं। वो अपनी जुबान काटकर खून थूकती है। उसकी स्किन फट जाती है, लेकिन बॉडी नहीं टूटती। वो जवान हो जाती है, लेकिन चेहरा सफेद, आंखों में डर, मुंह से खून बह रहा है। सू मिंग रुकता नहीं। वो एक और कदम आगे बढ़ता है, इतनी स्पीड से कि आंख भी ना देख सके। वो बूढ़ी के चारों तरफ व्हर्लविंड बनाता है और एक पल में उसके पास आकर रुक जाता है। बूढ़ी कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन उसकी बॉडी एक एक टुकड़े में गिरने लगती है। सिर्फ स्केलेटन बचता है। स्केलेटन में क्रैक्स आते हैं और अंदर से लाल थ्रेड्स निकलकर खून बन जाते हैं। सब मर जाते हैं। अब सू मिंग बूढ़े पर नजर गड़ाता है। बूढ़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन रुकता नहीं। उसकी स्टैच्यू वर्स लेकर सू मिंग पर अटैक करती है। एक जबरदस्त सक्शन फोर्स निकलती है, सू मिंग को खींचने लगती है। दूसरी स्टैच्यू विप लेकर सू मिंग को मारने आती है, लेकिन वो स्टैच्यू खुद ही फट जाती है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन। बूढ़ा अपनी पूरी जान लगा देता है। उसके माथे से लाल थ्रेड निकलता है। वो कुछ एंशिएंट शब्द बोलता है और वास की ताकत और बढ़ जाती है। सू मिंग भी हिलने लगता है और एक पल में वो वैस के अंदर चला जाता है। बूढ़ा आंखें खोलता है, वैस पकड़ता है और अपना सीक्रेट ट्रिगर करता है अपनी जान बचाने के लिए। सू मिंग के कान में एक आवाज गूंजती है, बचाओ मुझे। वैस के अंदर कोई फंसा हुआ है। अब सब लोग आसमान में हो रही बैटल को देख रहे हैं, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि एक ब्लैक शैडो, हमारा बॉल्ड क्रेन, चुपके से रून के कोने से निकल आया है। वो एक कोने में छुपकर सब देख रहा है। उसकी आंखों में चमक है। वो सोचता है, मैं तो अमीर हो जाऊंगा, बहुत अमीर। बॉल्ड क्रेन एक पल में सबसे नजदीक हेवन गेट डिसाइपल के पास पहुंचता है। उसका बीक उस पर लगाता है, उसके कपड़े फाड़कर उसकी गर्दन से नेकलेस निकाल लेता है और नेक्स्ट बंदे की तरफ उड़ जाता है। बॉल्ड क्रेन खुश होकर सोचता है, मैं तो सच में अमीर हो जाऊंगा। ये सब लोग तो स्टैच्यू बने बैठे हैं, कोई हिल भी नहीं सकता। लिटिल बजर्कर ब्रैड तो वास में घुस गया, उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं तो लूट लूंगा सबको। हेवन गेट डिसाइपल आंखें फाड़कर देखता है, कुछ कर नहीं सकता। बस गुस्से में आंखों में लाल रंग आ जाता है, लेकिन बॉल्ड क्रेन एक एक करके सबको लूटता जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है। सू मिंग के कान में एक आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है, बचा लो मुझे। मैं सब कुछ दांव पे लगा सकता हूं, पर फ्रीजिंग स्काई के प्राइसलेस ट्रेजर में सिर्फ तुम्हें ही ला सकता हूं, सू मिंग। फिर वो आवाज अपना परिचय देती है, सू मिंग, मैं हूं हेवन गेट का तीसरा लॉर्ड। एक बड़ी तबाही आई थी हेवन गेट पर, और उस विनाश में सिर्फ मैं, एक वर्चुअस बुढ़िया और बैसू के पिता, जिन्हें तुम जानते हो, बच पाए। बाकी सारे लॉर्ड्स सब मर गए। फिर वो बोलता है, इस तबाही का असली जिम्मेदार है सीमा शीन। मुझे नहीं पता उसने कौन सी किस्मत की चीज पाई है, पर उसका ग्रेट आर्ट ऑफ हार्टलेस बर्सर्कर सीड अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसकी कल्टीवेशन का लेवल मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसा लगता है जैसे उसकी पावर का कोई अंत ही नहीं, और हम हेवन गेट वाले उसके सामने कुछ भी नहीं। उसने अपनी वेन मेरे अंदर और कुछ और लोगों के अंदर लगा दी है। अब हम सिर्फ उसकी सुन सकते हैं, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते, मर भी नहीं सकते। पूरा हेवन गेट उसके कब्जे में है। वो लॉर्ड कहता है, मेरे कल्टीवेशन मेथड की वजह से मैं थोड़े समय के लिए उसके कंट्रोल से बच सकता हूं, इसीलिए मैं ये पैगाम इस वेस में छोड़ पाया। 9th समिट अभी भी है। ये सीमा शीन की वजह से नहीं, बल्कि मैंने ही उसे बताया था कि अगर 9th समिट रहेगी तो तुम वापस आओगे। मैं मजबूर था, पर मैंने तुम्हारे मास्टर और सबको 9th समिट बचाने में हेल्प की। यदि तुम्हारे पास काफी पावर नहीं होती तो तुम वेस में आ ही नहीं सकते। अगर तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में मैं समझ चुका हूं कि तुम इस काम के लायक हो। हेवन गेट के 9 लेयर हैं, पहली और 9वीं छोड़ के बाकी 7 लेयर आसपास के ट्राइब्स के पास हैं, पर सब सीमा शीन के गुलाम बन चुके हैं। अगर तुमने सीमा शीन को मार दिया तो हम 9th समिट को अपना सॉवरेन मान लेंगे। यहां से निकलना आसान है, बस ये 5 शब्द बोलो, नैन, ना, डी, ला, होंग, और तुम बाहर आ जाओगे। पर जब तुम बाहर आओ तो मेरी ची के पैसेजेस को तोड़ देना, ताकि मैं या तो जाग जाऊं या फिर मर जाऊं, पर अब की तरह न रहूं। सुमिंग के आसपास सब कुछ धुंधला है, फॉग घूम रही है। वो आवाज अब भी गूंज रही है। सुमिंग सोचता है, क्या मैं इस बूढ़े की बात मानूं या नहीं? उसकी आंखों में ठंडी चमक आ जाती है। सीमा शीन के बारे में मैं मान सकता हूं,
पर मैं इस वास से निकलने का उसका तरीका नहीं अपनाऊंगा। मैं अपना तरीका खुद चुनूंगा। तभी दूसरी तरफ बॉल्ड क्रेन पहली लेयर में लूट मचा रहा है। ऊपर से बूढ़ा आदमी वॉस हाथ में लेकर खुश हो रहा है, पर अचानक वेस में क्रैक्स आ जाते हैं। जोर से धमाका होता है, वॉस टूट जाता है। वॉस के टुकड़ों में से एक हाथ निकलता है, बूढ़े की गर्दन पकड़ लेता है, जोर से धक्का देता है और उसकी सारी ची की पॉसेजेस तोड़ देता है। बूढ़ा खून थूकता है, पीछे गिरता है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट छुपी होती है, पर उसे पता नहीं चलता कि एक और जोड़ी लालची आंखें उसकी तरफ तेजी से आ रही हैं। अब सूमिंग के सामने सिर्फ जीचे बचा है। वो रेड फॉग बन के सूमिंग की तरफ आता है। उसका चेहरा कभी कभी फॉग में दिखाई देता है, पागलपन, दर्द और मैडनेस। सूमिंग धीरे से बोलता है, तुम 9th समिट के हो। वो सोचता है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता जैसे मैंने दूसरों को मारा, क्योंकि तुम हमारे हो। तभी एक छोटा सा स्नेक हवा में आता है। उसकी आंखें अब नरम हैं। वो मुंह खोलता है और एक हाउल करता है। कैंडल ड्रैगन का शेडो बन जाता है। वो जीचे को निगल जाता है। रेड फॉग निकल नहीं पाती। जीचे पूरा का पूरा स्नेक के अंदर चला जाता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जीचे मर गया। कैंडल ड्रैगन के अंदर एक अलग दुनिया है, जहां वो तब तक रहेगा जब तक सूमिंग सी मशीन को नहीं मार देता। तब उसकी बॉडी से बजरकर सीड का सील भी टूट जाएगा। सूमिंग ऊपर देखता है। ब्लैक फॉग स्काई में क्रैक के अंदर जा रही है। वो बिना कुछ बोले एक जबरदस्त लीप लगाता है। फॉग के साथ मिलता हुआ सीधा हेवन गेट के दूसरे लेयर में घुस जाता है। जब वो पहली लेयर से निकलता है, बॉल्ड क्रेन जो अभी भी बूढ़े की लाश को लूट रहा था, उसके दिमाग में सूमिंग की ठंडी आवाज गूंजती है, लूट ले जितना लूट सकता है, पर अब बाहर निकल जा। मेरे सीनियर ब्रदर का ख्याल रख, वरना मैं सारी चोरी की चीजें ले लूंगा। अगर ठीक से काम किया तो मैं तुझे अपने साथ रखूंगा और भी लूटने दूंगा। पहले तो बॉल्ड क्रेन सोचता है, मैं नहीं मानता, पर जैसे ही दूसरा हिस्सा सुनता है, वो हिल जाता है, चिल्लाता है और सब कुछ झटपट समेट के एक रूम में घुस जाता है, जहां से वो गायब हो जाता है। क्रेन सोचता है, मेरे खजाने कोई नहीं ले सकता, पर अगर मैं सूमिंग के साथ रहा तो और भी मिलेंगे। अब वो 9th समिट के ऊपर उड़ता है, खुशी खुशी गाता है, काम पे जा रहा हूं, जब तक खजाने मिलते रहेंगे मैं काम करता रहूंगा। मैं हूं एक बर्ड, मैं हूं एक क्रेन, मैं हूं एक वाइज और ऑनेस्ट बर्ड। जैसे ही सूमिंग हेवन गेट के दूसरे लेयर में घुसता है, तुरंत एक जबरदस्त फाइट के बीच आ जाता है। चारों तरफ घास का मैदान है, मिट्टी की खुशबू है, पर अब सिर्फ जंग का शोर है। हर तरफ घोड़ों की टाप, तलवारों की चमक और हजारों सोल्जर्स, सब ब्लैक मास्क और हाइड आर्मर पहने, खतरनाक बीस्ट पर सवार, जिनका चेहरा ड्रैगन जैसा और बॉडी घोड़े जैसी। ये बीस्ट्स बिजली की तरह दौड़ते हैं और इन पर बैठे बर्जर्कर्स सभी अवेकनिंग रेल्म के लेट स्टेज में हैं। ये है शेपर्ड टावर ट्राइब की आर्मी, हजारों सोल्जर्स जो सूमिंग पर अटैक कर रहे हैं। उनकी तलवारों की चमक, स्पीयर्स की तेजी, सब कुछ मैदान को जंग की आग से भर देते हैं। लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग में सिर्फ शेपर्ड टावर ट्राइब ही राइडिंग में माहिर है, और यही ट्राइब है जिनके पास यूनिक कॉम्बैट स्किल है, क्योंकि इनका गांव फ्रोजन प्लेन्स पर नहीं बना। शेपर्ड टावर ट्राइब अपनी ताकत और डिवाइन एबिलिटीज को तभी एक्टिवेट कर सकते हैं जब वो अपने वॉर हॉर्स के साथ मिल जाते हैं। उनका सबसे खतरनाक मूव है डजन्स वॉर हॉर्सेस का एक साथ चार्ज। अगर 100 से ज्यादा चार्ज हो जाए तो धरती हिल जाती है, और अगर 1000 हो जाए तो आसमान भी कांप उठता है। अभी हजारों शेपर्ड टावर ट्राइब के लोग सूमिंग के आसपास हैं, सब रेडी हैं। उनकी आंखों में छुपी हुई रेड थ्रेड्स चमक रही हैं। मास्क के नीचे यह घास का मैदान है, पर आसपास पहाड़ भी हैं जिनके ऊपर उनके गांव हैं। शेपर्ड टावर ट्राइब के लिए मैदान भी घर है और पहाड़ भी, क्योंकि उनके घोड़े आसमान तक कूद सकते हैं। वहां एक पुराना आदमी और 2 बड़े जंगजू खड़े हैं। दोनों जंगजू बर्जर्कर सोल रेल्म के इनिशियल स्टेज में हैं, पर बीच वाला बूढ़ा ज्यादा पावरफुल नहीं लगता, पर उसकी इज्जत सब करते हैं। बूढ़ा बोलता है, सर सीमा ने हुक्म दिया है, जो भी इस आदमी का एक हाथ या पैर काट ले, उस ट्राइब को आजादी मिल जाएगी। हम शेपर्ड टावर ट्राइब अब कुछ भी नहीं रहे, अपनी किस्मत भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लड़ो, मर भी गए तो क्या, पर अगर एक भी लिम्ब ले आए तो हम आजाद हो जाएंगे। बूढ़ा आंखों में दर्द लेकर बैटलफील्ड की तरफ देखता है, हाथ हिलाता है और खुद भी चार्ज कर जाता है। उसके साथ दोनों जंगजू और हजारों ब्लड राइडर्स भी स्पीयर्स हवा में लहराते हुए एक लाल फॉग की तरह माउंटेन रेंज में घुस जाते हैं। दूर गांव में बच्चे अपनी मां को पकड़ के रो रहे हैं। बूढ़े चुपचाप देख रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, पर सबकी आंखों में लाल थ्रेड्स नाच रहे हैं, और यही है उनकी जिंदगी। नए पैदा हुए बच्चे भी रोते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में लाल थ्रेड्स दर्द देते हैं, पर निकल नहीं सकते। शेपर्ड टावर ट्राइब इस दर्द भरी जिंदगी का अब हिस्सा बन चुकी है।
सुमिंग चुपचाप शेपर्ड टावर ट्राइब के लोगों को देखता है जो उसकी तरफ पागलपन में चार्ज करते आ रहे हैं। उसने पहले भी इस ट्राइब के बारे में सुना था जब वो 9th समिट में था। ये लोग पहले ही फ्रीजिंग स्काई की ग्रेट ट्राइब के आगे झुक चुके हैं। शायद ये फैंटम डियस ट्राइब जितने मशहूर नहीं, पर इनकी एक अलग ही पहचान है। यहां के वॉर हॉर्सेस का इस्तेमाल बैटल में इनकी पावर को बहुत बढ़ा देता है। और जब शामन्स और बजर्कर्स की बड़ी लड़ाई हुई थी तो बैटलफील्ड पर शेपर्ड टावर ट्राइब के लाशों का ढेर लग गया था। उनका खून जमीन पे बहा था। सुमिंग सोचता है हेवन गेट के डिसाइपल्स के कंपैरिजन में सीमा अशीन का कंट्रोल शेपर्ड टावर ट्राइब पर बहुत ज्यादा है। शायद इसलिए कि पहली लेयर के डिसाइपल्स को बाहर भेजना पड़ता है तो उसने सब में सीड नहीं लगाई। शेपर्ड टावर ट्राइब के लोग बिना किसी डर के बस एक ही जुनून में सुमिंग पे टूट पड़ते हैं। सुमिंग उन्हें मारना नहीं चाहता, पर ये लोग इतने डेस्परेट हैं कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। अगर सुमिंग उड़ भी जाता तो ये लोग भी उसके पीछे हवा में जंप कर जाते, और जो लोग जिंदा बचते वो तुरंत खुद को ब्लास्ट कर लेते। उनका वॉर हॉर्स भी उनके साथ एक्सप्लोड हो जाता। 1-2 का धमाका तो सुमिंग के लिए कुछ नहीं, पर अगर एक साथ 1000 लोग ब्लास्ट हो जाए तो उसकी पावर भी हिल जाएगी। जब सुमिंग सेकंड लेयर में आता है तो इतने सारे शेपर्ड टावर ट्राइब के लोग उसको घेर लेते हैं कि आसमान ढक जाता है, जमीन गायब हो जाती है। वो मारना नहीं चाहता, पर मजबूरी में उसे फाइट करनी पड़ती है। वो एक फ्लैंक से चार्ज करता है सीधा आसमान की तरफ, और पीछे पूरा ट्राइब पागल की तरह उसके पीछे। सुमिंग सोचता है मुझे यहां का आसमान तोड़ना होगा और सीधा 9th लेयर तक पहुंचना होगा। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो अपना राइट हाथ उठाता है। उसकी लॉन्ग स्पीयर हाथ में आती है। वो उसे आसमान की तरफ फेंकता है। स्पीयर हवा में चीरती हुई सीधा आसमान तक जाती है, और जैसे ही टच करती है एक जबरदस्त धमाका होता है। आसमान में लहराते हुए रिपल्स आ जाते हैं, पर आसमान नहीं टूटता। तभी एक आवाज गूंजती है, सीमा शीन की। एकदम एरोगेंट अंदाज में बोलता है तुम इसे नहीं तोड़ सकते। ये कोई रून नहीं, एक डिमेंशनल बैरियर है। जब तक तुमने वर्ल्ड प्लेन की पावर नहीं पाई तुम इसे हिला भी नहीं सकते। यह हेवन गेट का सेकंड लेयर है। सुमिंग, यहां एक रूल है, 3rd लेयर का बैरियर सील ढूंढो। अगर मिल गया तो 3rd लेयर में जा सकते हो। हिंट देता हूं, बैरियर सील शेपर्ड टावर ट्राइब के किसी एक मेंबर के पास है। जब वो मर जाएगा तो सील सामने आ जाएगी। तो एंजॉय करो ये मौत तक की लड़ाई। सीमा शिन की आवाज में एक अजीब सी खुशी है, जैसे वो सुमिंग को अपनी मर्जी से नचा रहा हो। सुमिंग फिर से एक पंच आसमान में मारता है। इस बार अपने पूरे बजर्कर बोन्स की पावर एक्टिवेट करता है। गोल्डन लाइट उसके बॉडी के आसपास चमक उठती है, पर सिर्फ रिपल्स ही आती हैं। आसमान फिर भी नहीं टूटता। तभी दूर से शेपर्ड टावर ट्राइब के 2 जंगजू और 1000 ब्लड राइडर्स उसकी तरफ आ जाते हैं। सुमिंग का चेहरा सख्त हो जाता है। एक और खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। ऊपर आसमान में बॉल्ड क्रेन भी आ जाता है। उसकी आंखों में लालच चमक रही है। वो कॉर्प्सेस लूट रहा है। पर तभी सुमिंग की आवाज उसके कान में गूंजती है, स्काई में 3rd लेयर का पाथ खोल दे। जैसे ही खोल देगा यहां की सारी चीजें तेरी हो जाएंगी। बॉल्ड क्रेन एक छोटी सी बॉटल लूट रहा था, पर सुमिंग की बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे ये तो छोटा काम है, मैं कर देता हूं। वो सीधा स्काई की तरफ उड़ता है। अपना स्पेशल मेथड यूज करता है पाथ खोलने के लिए। पर जैसे ही वो स्काई को टच करता है एक तेज चीख निकलती है उसके मुंह से। उसका बॉडी इल्यूजन बन रहा था, पर एकदम से वो हजारों फीट पीछे उछल जाता है। बॉल्ड क्रेन सोचता है मॉर्निंग डाउ का सील। ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। ये मॉर्निंग डाउ का सील है। शायद पूरा नहीं है, पर ये उसी की प्रेजेंस है। बॉल्ड क्रेन तुरंत पीछे हट जाता है। उसके चेहरे पे डर है। वो सोचता है ये मॉर्निंग डाउ का मेनलैंड है। मुझे याद आ गया, यहां आइस के नीचे एक सील था, सेकंड गॉड ऑफ बर्सर्कर्स का। क्या था? लेफ्ट हैंड। बॉल्ड क्रेन तुरंत वापस रिट्रीट कर जाता है। सुमिंग की स्पीयर वायलेट फॉग बन जाती है, और जो शेपर्ड टावर ट्राइब के लोग खुद को ब्लास्ट करने वाले थे उन्हें दूर धकेल देती है। सुमिंग बॉल्ड क्रेन को शॉक में रिट्रीट करते हुए देखता है। सुमिंग सोचता है ये भी पाथ नहीं खोल सकता। तभी एक जबरदस्त धमाका होता है और 4 शेपर्ड टावर ट्राइब के लोग खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं। उनका धमाका सुमिंग की तरफ आता है, पर वो चुपचाप उस इंपैक्ट को झेलता है। बस कुछ कदम पीछे हट जाता है। अब सामने शेपर्ड टावर ट्राइब का बूढ़ा आदमी अपने हाथ से एक सील बनाता है। उसकी आंखों में पागलपन है। वो हाथ हवा में घुमाता है और एक जबरदस्त 1000 फुट का बीस्ट उसके नीचे आ जाता है। ड्रैगन का सर, स्नेक की पूंछ, घोड़े का बदन, बुल के सींग। उसकी सिर्फ एक झलक ही काफी है सबको डराने के लिए। सुमिंग रिस्पेक्ट से बोलता है एक ट्राइब जो अपनी आजादी के लिए लड़ रही है वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। वो अपना स्पीयर और आर्मर हटा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये लोग उसके अंडरटेकर्स ऑफ इविल स्पीयर के नीचे बदला लेने वाली आत्माएं बन जाए।
सुमिंग बूढ़े को देखता है। उसके चेहरे पे कॉन्फ्लिक्ट है। वो दिल से एक सांस लेता है, फिर एक कदम आगे बढ़कर हाथ से एक सील बनाता है। एक जबरदस्त व्हर्लविंड आसमान में उठता है। सब शेफर्ड टावर ट्राइब के लोग हवा में पीछे जा गिरते हैं, खून थूकते हैं। सिर्फ 3 लोग बचते हैं, 2 जंगजू और बूढ़ा खुद। जब ये 3 लोग सू मिंग के पास आते हैं, बीस्ट भी गरजता है। सू मिंग एक कदम आगे बढ़ता है और तुरंत एक जंगजू के पास पहुंच जाता है। उसका हाथ उसके माथे पे रखता है। वो आदमी कांपने लगता है। उसके सारे ऑर्गन्स क्रश हो जाते हैं, पर बॉडी बिल्कुल ठीक रहती है। उसकी आंखें अंधेरी हो जाती हैं। वो जमीन पर गिर जाता है। सू मिंग बोलता है, तुम अपनी ट्राइब की आजादी के लिए लड़ रहे हो, मैं 9th समिट के लिए। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं। मेरा असली दुश्मन सिर्फ सीमा शिन है। फिर वो दूसरे जंगजू की तरफ देखता है। वो आदमी टूटकर हंसने लगता है। उसकी आंखों से फाइन थ्रेड्स निकल आती हैं। फिर वो पूरा आग में जल उठता है। उसकी कल्टीवेशन पावर एकदम से बढ़ जाती है और वो खुद को ब्लास्ट कर लेता है। वो जानता था कि वो सू मिंग का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने एल्डर को एक चांस देने के लिए खुद को उड़ा दिया। सू मिंग ब्लास्ट से बचने की कोशिश नहीं करता। हॉर्न माउंटेन बेल उसके आसपास आ जाता है। वो चुपचाप धमाका झेलता है, कुछ कदम पीछे हट जाता है। उसका दिल थोड़ा दुख से भर जाता है। जो शेफर्ड टावर ट्राइब के लोग व्हर्लविंड से पीछे गए थे, अब फिर से उठकर सू मिंग पर टूट पड़ते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक जुनून है, आजादी। बीस्ट भी सू मिंग के पीछे आ जाता है। एल्डर उस पर खड़ा है। उसके चेहरे पे दुख है। वो दांत भींचते हुए चिल्लाता है, सब रुको। उसकी आवाज सुनते ही सब ट्राइब के लोग रुक जाते हैं। सब उसकी तरफ देखते हैं। एल्डर सू मिंग से धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सीमा शिन को मार सकते हो? सू मिंग हॉर्न माउंटेन बेल हटा लेता है, बूढ़े की तरफ देखता है, लंबी खामोशी के बाद बोलता है, अगर वो नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगा। एल्डर सू मिंग की आंखों में जलती हुई आग देखता है, फिर अपनी आंखें बंद करता है। कुछ देर बाद खोलता है और बोलता है, अगर वो नहीं मरा तो हम भी तुम्हारे साथ मरेंगे। अगर वो मर गया तो हम तुम्हें अपना सॉवरेन मानेंगे। फिर वो अपना हाथ उठाता है, एक उंगली से अपने माथे को चीरता है। चेहरा सफेद हो जाता है, कांपने लगता है। पूरा हाथ माथे में घुसा देता है और एक सिल्वर क्रिस्टल निकाल लेता है। बूढ़ा बोलता है, ये स्टोन बैरियर सील है, हमें मदद करो, उसे मार दो। बीस्ट भी दर्द भरी चीख निकालता है। बूढ़ा नीचे गिर जाता है अपनी ट्राइब के लोगों की बाहों में। क्रिस्टल खुद ही आसमान की तरफ उड़ जाता है। जैसे ही सीलिंग को टच करता है, एक बड़ा वॉर्टेक्स खुल जाता है और उसके अंदर 3rd लेयर की नई दुनिया। सारे ट्राइब के लोग दुख भरी चीख मारते हैं। उनके चेहरे से वो पुरानी बेहिसी गायब हो जाती है। सब बूढ़े की लाश के पास जाकर रोते हैं। पूरा मैदान उनकी चीखों से गूंज उठता है। पहाड़ों पर खड़े बूढ़े लोगों की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। माओ की गोद में बच्चे भी चुपचाप रोना शुरू कर देते हैं। पूरा वर्ल्ड एक भारी उदासी और दुख में डूब जाता है। सू मिंग ये सब देखता है, फिर जमीन पर पड़े बूढ़े को सैल्यूट करता है। वो सोचता है, सीमा शिन, अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं। वो ये शब्द जोर से नहीं बोलता, बस धीरे से अपने दिल में बोलता है। उसकी आंखों में अब और भी तेज किलिंग इंटेंट है। वो सीधा वॉर्टेक्स की तरफ देखता है और आसमान की तरफ चार्ज कर जाता है। हेवन गेट की तीसरी लेयर में, जहां का आसमान पूरा ब्लड रेड है, जैसे किसी ने खून से रंग दिया हो। सारा माहौल एक ब्लड सी जैसा लग रहा है और उस समुंदर में खड़े हैं हजारों लोग। सबके सब अपने सिर उठा के सू मिंग को देख रहे हैं। बीच में खड़ा है एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा पूरा रिंकल्स से भरा है। उसने पहना है ब्लड रेड रोब और उसके आसपास ब्लड सी गूंज रहा है। वो ओल्ड मैन बोलता है, सीमा ने हम सब में बरसरकर थ्रेड डाल दिया है। उसने कहा है, अगर हम तुम्हारा एक आर्म काट दें तो हमें फ्रीडम मिल जाएगी। सू मिंग चुप है, कुछ नहीं बोलता। ओल्ड मैन फिर बोलता है, लेकिन हम ये क्यों करें? हम ऑलरेडी इतनी ह्यूमिलिएशन झेल चुके हैं, अब हमारे पास कोई फ्यूचर नहीं है। अगर फ्रीडम सिर्फ सीमा की विल से मिलती है तो हमें ऐसी फ्रीडम नहीं चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज है, अपनी विल, अपनी डेथ कंट्रोल करने का हक। ओल्ड मैन जोर जोर से हंसता है। उसकी हंसी में एक एंशंट दर्द है। वो बोलता है, लड़के, हमारी ट्राइब का नाम याद रखना, ब्लड एब्सकॉन्शन ट्राइब। हमारी लेगेसी ले जाओ। अगर तुम सीमा शिन को किल कर दो तो बाहर की दुनिया में हमारे डिसेंडेंट्स को ढूंढना। उनके ब्राउ के बीच एक ब्लड ड्रॉप का मार्क होगा जो कभी नहीं मिटेगा। तभी ओल्ड मैन के ब्राउ पर एक क्रिम्सन ब्लड ड्रॉप का मार्क चमक उठता है और सारे ट्राइब मेंबर्स के भी ब्राउ पर वही मार्क आ जाता है। ओल्ड मैन बोलता है, यहां ना कोई बच्चे हैं ना औरतें, क्योंकि अगर वो यहां होते तो उनको भी ये बर्जरकर थ्रेड प्लांट किया जाता। हम नहीं चाहते कि हमारे न्यूबॉर्न्स या विमेन को ये डार्कनेस सहना पड़े।
हम नहीं चाहते कि हमारे वॉरियर्स अपनी वाइव्स को प्रोटेक्ट न कर सकें और उन्हें ये अनइमेजिनेबल डार्कनेस देखनी पड़े। वो बोलता है, लड़के, हमारी लेगेसी ले लो। मैं हूं ज़्वेलुनहाई। मैं और मेरी पूरी ब्लड एब्सकॉन्शन ट्राइब तुम्हें एक सेरेंडिपिटी देंगे और तुम्हें हेल्प करेंगे सीमा शिन को किल करने में। जैसे ही उसकी आवाज गूंजती है, ओल्ड मैन ब्लड सी के बीच बैठ जाता है और उसके साथ सारे ट्राइब मेंबर्स भी बैठ जाते हैं। सबकी आंखों में डेथ का कोई फियर नहीं, बस सीमा शिन के लिए डीप हेटरेड है। सब बैठ जाते हैं और धीरे धीरे सारे ब्लड एब्सकॉन्शन ट्राइब के लोग ब्लड सी में मेल्ट होने लगते हैं। ओल्ड मैन सबसे आखिर में मेल्ट होता है। जाते जाते वो बोलता है, किल हिम। उसी मोमेंट ब्लड सी रेज करता है और ब्लड रेन बनकर सू मिंग की तरफ रश करता है। इस ब्लड रेन में कोई डेंजर नहीं, बल्कि एक इंडोमिटेबल विल है। जब ये सू मिंग के पास आती है तो ये एक बड़ा ब्लड रेड बॉल बन जाती है जो सू मिंग को सराउंड कर लेती है। पूरा ब्लड सी एक ब्लड रेड बॉल बनकर स्काई में धड़क रहा है, एक बीटिंग हार्ट की तरह। ये हार्ट है ब्लड एब्सकॉन्शन ट्राइब की विल का, उन लोगों का जो अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपनी डेथ कंट्रोल कर सकते हैं। सू मिंग बैठ जाता है और मेडिटेशन में चला जाता है। उसके चेहरे पर ग्रीफ है, उसका हार्ट शेक हो गया है। ये शॉक उसको शेपर्ड टावर ट्राइब के एल्डर की सैक्रिफाइस और ब्लड एब्सकॉन्शन ट्राइब की रेजोल्यूशन से मिला है। ये सब अपनी फेट के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, जैसे फेटेड किन। शायद हर कोई फेटेड किन बन सकता है, बस जरूरत है अपनी फेट के खिलाफ खड़े होने की। सू मिंग का माइंड क्लियर हो जाता है। उसको अब फेट का डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल गया है। वो सोचता है, लाइफ क्या है? ये वाइटैलिटी है, क्योंकि ये एक इनहेरिटेंस है जो हम बर्थ के टाइम पाते हैं। ये फेट भी है, क्योंकि अगर हमारी लाइफ इनहेरिटेंस में फेट नहीं है तो हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है। लाइफ, वाइटैलिटी, फेट। हम लाइफ के साथ बॉर्न होते हैं, लेकिन अपनी फेट को दूसरों के हाथ से रेस्टल करके ही अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ का मतलब है इंसान और हेवेंस। फेट ही इंसान को हेवेंस से अलग करता है। क्या इसका मतलब है कि हमें हेवेंस के आगे बॉव करना पड़ेगा तभी हम लाइफ पा सकते हैं? सू मिंग मंबल करता है, अगर लाइफ का मतलब है कि हमें हेवेंस के आगे सब्जुगेट होना पड़ेगा तो उल्टा भी हो सकता है। हम तब भी लाइफ कहलाएंगे जब हेवेंस हमारे सामने बॉव करें। सू मिंग आंखें बंद करता है। तभी उसके अंदर एक फ्रैगमेंट जो वन वर्ल्ड की पावर से बना था और कैंडल ड्रैगन की ब्लेसिंग से मिला था, सडनली शडर करता है। उस फ्रैगमेंट का एक टुकड़ा सू मिंग के बॉडी में फ्यूज हो जाता है। जैसे ही ये होता है, ब्लड बॉल श्रिंक होकर सू मिंग के बॉडी को पूरा कवर कर लेता है। लाइफ फोर्स, वर्ल्ड की पावर और फेट के खिलाफ स्ट्रगल की फोर्स सू मिंग के बॉडी में फ्यूज होने लगती है। यह है ओल्ड मैन का दिया हुआ सेरेंडिपिटी। ये ब्लड बॉल पूरी ट्राइब की एसेंस से बना है। ये पूरी ट्राइब की फेट का कॉन्ग्लोमरेशन है और अब वो सब सू मिंग को दे रहे हैं। ब्लड बॉल की पावर जैसे ही सू मिंग के बॉडी में सर्च करती है, उसके ब्लड, फ्लैश और बोन्स उसे अब्सॉर्ब करते हैं। उसको इस तरह की एसेंस की पावर चाहिए थी जो फेट के खिलाफ स्ट्रगल करने वाली विल से भरी हो, क्योंकि यही पावर उसके बजरकर बोन्स को और स्ट्रांग बनाएगी। अब सू मिंग का माइंड लाइफ का मीनिंग समझने में बिजी है। जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, उसके अंदर से लाइफ कल्टीवेशन की एक नई हवा निकल रही है। ब्लड बॉल के अंदर से लाउड बैंगिंग साउंड्स आ रही हैं। सू मिंग की बॉडी में ग्रेट पावर फिल हो रही है और उसके बजरकर बोन्स की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। तभी एक एंशिएंट वॉइस, तीसरे गॉड ऑफ बजरकर्स की, सू मिंग के माइंड में गूंजती है। वो बोलता है, बजरकर सोल रेल्म के बाद हमारी ब्लड चेंज हो जाती है। जब हम ब्लड, बोन्स और सोल की कल्टीवेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ मैट्रिक्स कल्टीवेट करते हैं। लाइफ मैट्रिक्स को तोड़कर अपनी लाइफ में कमी ढूंढते हैं। यही है लाइफ प्राइवेशन। जब हम ये समझ लेते हैं तो हम लाइफ पैलेस बना लेते हैं, और जब ये सब हो जाता है तो हम वर्ल्ड ऑफ लाइफ पा लेते हैं। यही है बजरकर्स का असली लाइफ कल्टीवेशन का पाथ। सू मिंग आंखें बंद करके सोचता है, लाइफ मैट्रिक्स, ये क्या है? उसके माइंड में एंडलेस वॉइसेस गूंज रही हैं। वो अभी भी बोन सैक्रिफाइस रेल में है, लेकिन उसका बॉडी 80% ट्रू बजरकर बन चुका है। उसको लगता है जब वो लाइफ मैट्रिक्स समझ जाएगा तो उसके सामने एक न्यू पाथ ओपन हो जाएगा, लाइफ कल्टीवेशन का असली पाथ। जैसे जैसे सू मिंग सोचता जा रहा है, ब्लड बॉल उसके अंदर घुलता जा रहा है। उसके चीक्स रेड हो जाते हैं और पहली बार हेवन गेट में उसके बॉडी से डेथ की ऑरा नहीं निकल रही। कुछ ब्रेथ्स के लिए वो डेथ से फ्री है। वो सोचता है, अगर मैं इन कुछ ब्रेथ्स को एंडलेस बना दूं तो शायद मैं यिन्स डेथ रीजन से बाहर निकल सकता हूं। तभी सू मिंग की आंखें खुल जाती हैं। उसके अंदर की पावर एक एक्सप्लोजन के साथ बाहर निकलती है। थर्ड लेयर ट्रेम्बल करने लगता है। रिपल्स सू मिंग के आसपास चर्न करने लगती हैं। अब उसका बॉडी 80% ट्रू बजरकर बन चुका है।
और वो अपनी ग्रेट कंप्लीशन के बहुत करीब है। वो सोचता है, अगर मैं अपनी सारी बोन्स को बर्जर्कर बोन्स बना लूं, बर्जर्कर सोल रेल में पहुंच जाऊं और लाइफ मैट्रिक्स समझ जाऊं, तो मैं किस लेवल तक पहुंच सकता हूं। सूमिंग अपना राइट हैंड उठाता है और आसमान को धकेलने लगता है। थर्ड लेयर का स्काई वायलेंटली ट्रेम्बल करता है, रिपल्स रोटेट करती हैं और धीरे धीरे एक बड़ा वॉर्टेक्स बन जाता है जो फोर्थ लेयर की तरफ खुल रहा है। अब सूमिंग का प्रेजेंस बिल्कुल अलग है। उसके अंदर लाइफ कल्टीवेशन की एक नई स्पार्क जल उठी है। उसके अंदर अब एक अलग ही पावर है जो हर एक एक्शन में दिख रही है। वो सोचता है, चाहे मैं पहले लाइफ मैट्रिक्स समझूं या बर्जर्कर सोल रेल में पहुंचूं, दोनों से मेरी कॉम्बैट पावर लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ जाएगी। सूमिंग एक कदम आगे बढ़ाता है और एक बूम के साथ वॉर्टेक्स में एंटर कर जाता है, फोर्थ लेयर की तरफ। उसके अंदर सी मशीन को किल करने की फ्लेम अब और भी स्ट्रांग हो गई है। हेवन गेट की चौथी लेयर में पूरा वर्ल्ड एक गहरे चमकदार लाल रंग में डूबा है, लेकिन यह लाल रंग तीसरी लेयर के खून वाले लाल से अलग है। यहां का लाल रंग है आग की वजह से। पूरा आसमान ऐसा लग रहा है जैसे जल रहा हो। हर तरफ से गर्म हवाओं की लहरें आ रही हैं। जमीन पर एक बड़ा सा वॉल्केनो है जिसका समिट एक रिंग की तरह है। उसी वॉल्केनो के ऊपर बैठा है एक मिडिल एज्ड आदमी, बहुत ही हैंडसम, लेकिन चेहरा एकदम ठंडा, जैसे उसे गर्मी का कोई असर ही नहीं। उसके बाल भी आग की तरह लाल, कपड़े भी फ्लेम जैसे वो खुद आग का इंसान हो। जैसे ही सूमिंग चौथी लेयर में एंटर करता है, वो आदमी सिर उठाता है। उसके ब्राउ के बीच एक फ्लेम का निशान है और होठों पर हल्की सी मुस्कान जिसमें मैलिस छुपा है। उसकी आंखों में फ्लेम्स जल रही हैं और वो बोलता है, बहुत टाइम हो गया। उसकी आवाज भारी है और जैसे ही वो बोलता है, पूरा फायर सी और तेज जलने लगता है। सूमिंग हवा में खड़ा है, काल्म नजर से उस रेड रोब्ड आदमी को देखता है। सूमिंग बोलता है, हाँ काफी टाइम हो गया ही फेंग। जैसे ही सूमिंग ये नाम बोलता है, वो आदमी आसमान की तरफ हंसी से चिल्लाता है। उसकी हंसी में एरोगेंस और मैडनेस दोनों हैं। सच है, यही है ही फेंग, वही ही फेंग जो सूमिंग का पहला ओपोनेंट था हन माउंटेन सिटी में। दोनों की टकरार तब से चली आ रही है। ही फेंग पहले सूमिंग का सर्वेंट बना, फिर उसने सूमिंग को बिट्रे किया शामन्स और बर्जर्कर्स के महायुद्ध में, और अब 20 साल बाद हेवन गेट में दोनों फिर आमने सामने। हिफंग बोलता है, हिफंग, यह नाम मैंने काफी टाइम से नहीं सुना। उसकी मुस्कान अब और भी मलिशियस हो जाती है। वो सूमिंग को देखता है, वॉल्केनो के ऊपर खड़ा हो जाता है, हाथ घुमाता है। हीफंग अनाउंस करता है, अब मैं हूं हेवन गेट का राइट इनवॉय, मार्किस फायर बर्सर्कर। मेरे हाथ में अनेक जिंदगियां हैं। जैसे ही हीफेंग ये बोलता है, वॉल्केनो पीछे से इरप्ट करता है, लावा का फ्लड निकलता है और ब्लैक स्मोक क्लाउड्स आसमान में चढ़ जाते हैं। पूरा वर्ल्ड और भी ज्यादा हॉट हो जाता है। लावा में सूमिंग कुछ ब्लैक स्केलेटन्स देखता है, बच्चों और बुजुर्गों की हड्डियां जो लावा में क्रश हो रही हैं। हीफंग बोलता है, तुझे वेलकम करने के लिए मैंने पूरी चौथी लेयर को सी ऑफ फायर बना दिया है। पूरी ट्राइब को सैक्रिफाइस कर दिया क्योंकि वो तुम्हारी मदद करने वाले थे। सिर्फ ऐसी दुनिया ही मेरे मार्किस फायर बर्जर्कर स्टेटस के लायक है। यही हमारा बैटलफील्ड बनेगा। हीफंग एक कदम आगे बढ़ता है, मैं हूं असली फायर बर्जर्कर। वो लेफ्ट हैंड से सील बनाता है और ग्राउंड की तरफ पॉइंट करता है। सी ऑफ फायर आसमान की तरफ सर्च करता है, फ्लेम्स सूमिंग की तरफ आती हैं। फिर वो स्काई की तरफ पॉइंट करता है और आसमान भी जलने लगता है। दोनों तरफ से फ्लेम्स सूमिंग को घेर लेती हैं, लेकिन सूमिंग एकदम काम है। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। वो ही फेंग को कोल्ड गेज से देखता है और सिर हिलाता है। सूमिंग बोलता है, तू मेरे ओपोनेंट बनने के लायक नहीं है। सूमिंग अपना राइट हैंड उठाता है और जैसे ही फ्लेम्स उसकी तरफ आती हैं, वो हवा को पकड़ता है। तुरंत सी ऑफ फायर उसके पाल्म की तरफ खिंच जाता है। सूमिंग के आसपास की आग भी उसके हाथ में समा जाती है। दूर से देखो तो लगता है सूमिंग ही इन फ्लेम्स का किंग है। पूरी सी ऑफ फायर उसके हाथ में एक जाइगेंटिक फायरबॉल बन जाती है। वो फायरबॉल क्रैकलिंग साउंड के साथ जल रही है। सूमिंग उसको राइट हैंड से उठाता है और ही फेंग को कोल्डली देखता है। ही फेंग के चेहरे पर एक फिरोशियस एक्सप्रेशन आ जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब ग्लेयर चमक उठती है, लिप्स पर स्नीयर आ जाता है। तभी फायरबॉल के अंदर से एक ह्यूमन फेस निकलता है। ही फेंग का चेहरा। वो मुंह खोलकर सूमिंग को डिवावर करने की कोशिश करता है। ये फायरबॉल की अंदर की विल का मैनिफेस्टेशन है। सूमिंग सिर उठाकर ही फेंग को देखता है, फिर फायरबॉल को देखता है जो अब ही फेंग का बॉडी बन चुका है। सूमिंग बोलता है, तूने अपनी विल फायर में फ्यूज कर दी। नॉट बैड, काफी साल ट्रेनिंग की है। लेकिन जैसे ही फायरबॉल सूमिंग को डिवावर करने आता है, सूमिंग अपना राइट हैंड थोड़ा और उठाता है और फिस्ट क्लेंच करता है। फायरबॉल जो अब सिर्फ 5 फीट दूर है, एकदम ट्रेम्बल करता है और एक धमाके के साथ एक्सप्लोड हो जाता है।
एक्सप्लोजन के बाद सी ऑफ फायर पीछे की तरफ फ्लो करती है, लेकिन एक भी एम्बर सुमिंग को टच नहीं करती। वो फायरबॉल के कोलैप्स के बीच खड़ा है। हीफेंग को देखता है, सिर हिलाता है। सुमिंग बोलता है, तू अभी भी लैकिंग है। हीफेंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो लो ग्रॉल के साथ आसमान में लीप करता है। मिडर में उसके रोब्स फट जाते हैं और ब्लैक विंग्स निकल आती हैं। विंग्स फ्लैप करते ही फ्लेम्स उसके आसपास भर जाती हैं। वो हैंड से सील बनाता है, सुमिंग की तरफ देखता है और क्रूल एक्सप्रेशन के साथ हैंड्स पुश करता है। हीफेंग चिल्लाता है, स्टिल लैकिंग, विंग्स ऑफ फायर। वो अपनी जुबान का टिप काटकर खून थूकता है, जो तुरंत जल उठता है और फ्लेम्स मिलकर विंग्स ऑफ द मून बन जाती है। लेकिन ये विंग्स ऑफ द मून प्योर फायर से बने हैं। आंखों में ब्रूटैलिटी है, लिप्स से हाउल निकलता है। ये पूरा हीफेंग के ब्लड से बना है, फायर से जन्मा है। एक रोर के साथ और भी कई विंग्स ऑफ द मून अपीयर हो जाते हैं। कुछ ही पल में लगभग 100 फायर विंग्स ऑफ द मून हीफेंग के सामने आ जाते हैं। हीफेंग पॉइंट करता है सुमिंग की तरफ और ये सब फायर विंग्स ऑफ द मून सुमिंग पर चार्ज करते हैं। हीफेंग के लिप्स पर फेरोशियस ग्रिन है। उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब वो सुमिंग के कंट्रोल से बाहर आ चुका है, एक रियल फायर बर्जर्कर बन चुका है। 20 साल से वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि वो सुमिंग को दिखा सके कि वही दुनिया का असली फायर बर्जर्कर है। चाहे उसका फायर बर्जर्कर स्टेटस सुमिंग की वजह से हो, लेकिन हीफेंग को पूरा यकीन है कि वही सुपीरियर है। अपनी विल को फायर में फ्यूज करना और विंग्स ऑफ द मून को फ्लेम्स में बदल देना, यही है हीफेंग का असली कॉन्फिडेंस। उसको लगता है वो सुमिंग को जरूर किल कर देगा, अपनी पुरानी ग्रज का एंड कर देगा। जब ये 100 के करीब फायर विंग्स ऑफ द मून सुमिंग पर चार्ज करते हैं, हीफेंग भी एक कदम आगे बढ़ता है। फ्लेम्स उसके आसपास घुल जाती हैं और वो खुद 1000 फीट टॉल फायर विंग्स ऑफ द मून बन जाता है, उसमें एनवेलप हो जाता है। सुमिंग अब भी कंपोज्ड है, हीफेंग के फायर बर्जर्कर आर्ट्स के मल्टीपल चेंजेस देखकर भी। वो धीरे से अपना राइट हैंड उठाता है, अपनी पाल्म की लाइंस को देखता है। सुमिंग बोलता है, तू जो अभी तक नहीं जानता कि असली फायर बर्जर्कर क्या है या फायर बर्जर्कर क्यों बनता है, तू अभी भी लैकिंग है, एंड तक भी। सुमिंग अपनी राइट हैंड क्लेंच करता है और जब उसका फिस्ट खुलता है तो उसके हाथ में 3 पर्ल्स आ जाती हैं। जैसे ही ये 3 पर्ल्स अपीयर होती हैं, वो 100 के करीब फायर विंग्स ऑफ द मून एकदम से शिवर करती हैं और एक लाउड बैंग के साथ सब एक्सप्लोड हो जाती हैं। एक एंडलेस फ्लेम बनकर सुमिंग के राइट हैंड की तरफ सर्च करती है। हीफेंग मोमेंटरीली स्टन हो जाता है। उसका 1000 फीट विंग्स ऑफ द मून बॉडी भी अनस्टेबल हो जाता है और फिर एक धमाके के साथ वो भी एक्सप्लोड हो जाता है और फ्लेम्स बनकर सुमिंग के 3 पर्ल्स की तरफ रश करती हैं। हीफेंग के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे उसका पावर स्कैटर हो रहा हो, जैसे उसका कनेक्शन वर्ल्ड से कट गया हो, जैसे इस वर्ल्ड ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, जैसे फ्लेम्स उसके लिए अब पराई हो गई हों। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि सुमिंग के हाथ में वो 3 पर्ल्स हैं। वर्ल्ड की सारी फ्लेम्स सुमिंग के पाल्म में अब्सॉर्ब हो जाती हैं, एक भी एम्बर नहीं बचता। वोल्केनो भी एक वायलेंट ट्रेमर के बाद ठंडा हो जाता है, जैसे उसके अंदर की हर एक फ्लेम खत्म हो गई हो। सुमिंग कोल्डली हीफेंग को देखता है, बोलता है, फायर क्या है? तू फायर पाना क्यों चाहता है? तू फायर कंट्रोल क्यों करना चाहता है? जब तक तू इन सवालों का जवाब नहीं जानता, तब तक तू मेरे सामने फायर बर्जर्कर कहलाने लायक नहीं। सुमिंग अपना फिस्ट बैंड करता है, 3 पर्ल्स को छुपा लेता है। अब तक सुमिंग ने एक भी अटैक नहीं किया था। वो सिर्फ हीफेंग को अपनी डिवाइन एबिलिटीज दिखाने दे रहा था, जैसे किसी क्लाउन को देख रहा हो। अब हीफेंग के चेहरे पर पेल शैडो आ गया है, आंखों में मैडनेस आ गई है। हीफेंग चिल्लाता है, इम्पॉसिबल! मैं हूं फायर बर्जर्कर, मैं ही असली फायर बर्जर्कर हूं। वो आगे बढ़ता है, डिवाइन एबिलिटी यूज करने जा रहा है, लेकिन सुमिंग सिर हिलाता है। सुमिंग बोलता है, तू फायर बर्जर्कर नहीं है और मैं भी नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ में फायर की कमी नहीं है। सुमिंग एक कदम आगे बढ़ता है और राइट आर्म से एक स्विंग करता है। तुरंत हीफेंग के सामने एक वायलेंट गस्ट ऑफ विंड अपीयर होती है, जो एक व्हर्लविंड बन जाती है और हीफेंग से टकरा के एक लाउड बैंग के साथ स्काई में एक्सप्लोड हो जाती है। हीफेंग खून थूकता है, पीछे गिरता है। अब वो फायर से रिजेक्ट हो चुका है, उसको फायर का कोई ट्रेस महसूस नहीं हो रहा। हीफेंग चिल्लाता है, मैं हूं फायर बर्जर्कर, मैंने अपनी पूरी लाइफ फ्लेम्स को दे दी है। मैं दुनिया का सबसे डिवोटेड फायर बर्जर्कर हूं, मैं असली फायर बर्जर्कर हूं। हीफेंग खून थूकता है, उसका चेहरा फेरोशियस हो जाता है। वो आसमान की तरफ रोर करता है। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज बची है, डिफीट ना मानने की जिद, एक विल जो स्काई तक सर्ज करती है। 20 साल से वो सिर्फ फायर के साथ जी रहा था, इसी फायर ने उसको सबसे ऊपर लाकर खड़ा किया था। लेकिन अब सुमिंग के सामने उसका राइट टू कंट्रोल फायर छिन गया है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये उसको पागल कर रहा है। जब वो रोर करता है,
उसके बॉडी पर एक हिंट ऑफ फायर अपीयर होता है, जबकि इस वर्ल्ड में अब कोई फ्लेम बची ही नहीं। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और शेयर भी कर सकते हैं। और हां, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो, तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए